नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे बाल विकास। तो बाल विकास में अपन पढ़ रहे थे बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रभावित करने वाले कारक बहुत से अपनों ने देखे, बहुत सी चीजें होती है, ग्रंथियां होती है, खान पान का प्रभाव व्यक्तित्व पर पड़ता है, विकास पर पड़ता है, साथ साथ वंशानुक्रम, वातावरण, पोषण, दुर्घटना इत्यादि अनेक चीजें ऐसी है जो बाल विकास को प्रभावित करती है। तो इन चीजों को अपनों ने देखा और फिर अपनों ने रीट के सिलेबस के अनुसार जो वंशानुक्रम व वातावरण है जो सबसे अधिक बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, तो उनके बारे में अपनों ने देखा, अपनों ने विचार किया। तो अपन पिछली क्लास में वंशानुक्रम का प्रभाव बालक के विकास पर पढ़ रहे थे। तो आज की क्लास में अपन उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर अपनी जो क्लास चलती है ये बाल विकास की क्लास चलती है और बाल विकास में अपन वंशानुक्रम का बाल विकास पर प्रभाव देख रहे थे। तो वंशानुक्रम के प्रभाव को किस प्रकार से समझा जा सकता है, वंशानुक्रम बालक के विकास को किस प्रकार से प्रभावित करता है, इस चीज के बारे में थोड़ी सी चर्चा अपनों ने देखी और कुछ अपनों ने अर्थ व परिभाषाएं भी देखी विभिन्न विद्वानों की। उस आधार पर अपन मोटी मोटी चीजें तो समझ ही गए थे, परंतु फिर भी अपन इसकी संरचना की बात करें कि किस प्रकार से माता पिता के गुण बालक में आते हैं। तो उस पूरी प्रक्रिया की यदि अपन बात करें तो कल अपनों ने थोड़ा सा देखा था कि जो मानव शरीर है, या फिर अपन शुरू से दोबारा देखें तो देखिए मनुष्य है, मनुष्य कुछ निश्चित गुणों को लेकर पैदा होता है, गुणों को लेकर पैदा होता है। कुछ निश्चित गुण होते हैं जिनको लेकर मनुष्य पैदा होता है। अब वो गुण वो कहां से प्राप्त करता है, किससे लेता है? तो वे मनुष्य कुछ निश्चित गुणों को लेकर पैदा होता है जो वह या जिसे वह लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जिसे वह माता पिता से गर्भावस्था में प्राप्त करता है, गर्भावस्था में प्राप्त करता है। ये चीज अपनों ने कल सभी परिभाषाओं के माध्यम से प्राप्त की, अर्थात सभी परिभाषाएं देखी, विभिन्न विद्वानों के विचार देखे, तब हम यहाँ पर पहुंचे कि भाई माता पिता से बालक जो गुण प्राप्त करता है वो गर्भावस्था में प्राप्त करता है। तो उन्हें ही हम क्या कह देते हैं, वंशानुक्रम कह देते हैं, या वंश के प्रभाव से प्राप्त किए गए गुण हमें कह देते हैं। ये चीज अपनों ने पढ़ी थी। अब सीधे के सीधे शब्दों में अपन ये भी कह सकते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का हस्तांतरण ही क्या है, हस्तांतरण ही वंशानुक्रम है। ये चीज भी अपन देख चुके, ये निष्कर्ष है, वंशानुक्रम है। ठीक है। अब ये है वो किस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। देखिए, मानव शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा अपनों ने संक्षिप्त चर्चा पिछली क्लास में की। मानव शरीर क्या है, विभिन्न कोशिकाओं से, या सीधा का सीधा अपन लिखें तो मानव शरीर कोशिकाओं से बना है। ये अपन जानते हैं, बना है। मानव का शरीर, मनुष्य का शरीर कोशिकाओं से बना है। और साथ ही साथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इसका आरंभ भी एक कोशिका से ही
होता है, कोशिकाओं का बना है, और आरंभ भी किससे होता है? एक कोशिका से ही होता है। अब जिस कोशिका से बालक का आरंभ होता है या मानव शरीर का विकास होता है वो क्या कहलाती है? वह कोशिका संयुक्त कोश कहलाती है, संयुक्त कोश कहलाती है। इसे जायगोट भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे जायगोट भी कहते हैं। तो मानव शरीर का आरंभ संयुक्त कोशिका अर्थात जायगोट से होता है। अब ये जायगोट किससे बना है? देखिए, जायगोट या जो संयुक्त कोश है, संयुक्त कोश है, वो दो उत्पादक कोशिकाओं से बना होता है, दो उत्पादक कोशिकाओं से बना होता है। मानव शरीर का आरंभ कोशिकाओं से होता है और इसका आरंभ भी एक कोशिका से होता है जिसे संयुक्त कोशिका या जायगोट कहते हैं। अब ये जो जायगोट है ये भी दो उत्पादक कोशिकाओं से निर्मित होता है या बनता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे। अब ये जो जायगोट है ये दो उत्पादक कोशिकाओं से बनता है, तो ये दो उत्पादक कोशिकाएं कौन कौन सी होती है? तो देखिए, दो उत्पादक कोशिकाओं की यदि अपन बात करें तो एक कोशिका तो होती है, एक कोशिका माता की जिसे मातृकोशिका या अंडाणु भी कहा जा सकता है, मातृकोशिका, तथा दूसरी कोशिका पिता की जिसे पितृकोशिका या शुक्राणु भी कहते हैं, पितृकोशिका कहा जाता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि ये जो संयुक्त कोशिका है, ये किससे मिलकर बनी है? एक तो पितृकोशिका से और एक मातृकोशिका से। ये जो मातृकोशिका और ये जो पितृकोशिका, या फिर अपन यूं कहें कि प्रत्येक कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं, 23 गुणसूत्र होते हैं। प्रत्येक कोशिका का मतलब मातृकोशिका में भी और पितृकोशिका में भी 23 गुणसूत्र होते हैं। इस प्रकार से 23 गुणसूत्र होते हैं। अब ये जो दोनों का संयुक्त कोश होता है, यानी दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं तब क्या होता है कि मातृकोशिका के 23 और पितृकोशिका के 23 ये क्या बना लेते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र, अर्थात दोनों कोशिकाएं मिलकर 23 जोड़े गुणसूत्र बनते हैं। 23 मातृकोशिका के और 23 पितृकोशिका के मिलकर कितने हो गए? 23 जोड़े गुणसूत्र हो गए, ठीक है। अब यहां पर भी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे। 23 गुणसूत्र हो गए, 23 जोड़े गुणसूत्र हो गए। अभी महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जो 22 गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़े गुणसूत्र जो होते हैं वो गुणसूत्र समान होते हैं। 22 जोड़े गुणसूत्र सदैव समान रहते हैं। और ये जो 23वां जोड़ा है, 23वां जोड़ा वो अलग रहता है, अलग होता है।
और अपन यूं ही कह सकते हैं कि ये तो बिल्कुल समान है। तो ये जो 23वां जोड़ा ये जो अलग होता है, यही क्या करता है, 23वां जोड़ा ही लिंग का निर्धारण करता है। 23वां जोड़ा ही लिंग का निर्धारक होता है। लिंग का निर्धारक होता है। ठीक है। अब यहां पर एक बात और भी होती है, एक बात और भी समझ में आती है। एक बार एक प्रश्न पूछा गया था कि लिंग का निर्धारण समय है, या लिंग का निर्धारण समय कब, कौन सा है या कब है, लिंग का निर्धारण कब होता है। तो देखिए यहां पर अनेक प्रकार के ऑप्शन आते हैं। 2 माह बाद, 2 माह बाद, 3 माह बाद, 3 माह बाद, 1 माह बाद, 1 माह बाद, या संयुक्त कोश के निर्माण के समय, संयुक्त कोश के निर्माण के समय। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। लिंग के निर्धारण का समय कौन सा है, कब लिंग का निर्धारण होता है, 2 माह बाद, 3 माह बाद, 1 माह बाद, या संयुक्त कोश के समय। तो देखिए यहां पर जो सही उत्तर होगा वो ये होगा, संयुक्त कोश का जब निर्माण होता है उसी समय लिंग का निर्धारण हो जाता है। लड़का होगा या लड़की, ये उसी समय निश्चित हो जाता है। हालांकि इसकी पहचान जो है वो 2 माह बाद होती है, गर्भावस्था में 2 माह बाद इसकी पहचान होती है। ये अलग बात है कि कुछ अनुभवी जो डॉक्टर्स होते हैं वो उससे पहले भी इसकी पहचान कर लेते हैं, परंतु सामान्यतः जो पहचान है वो 2 माह बाद होगी और निर्धारण कब हो जाएगा, संयुक्त कोश के समय ही हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे। ठीक है। तो यहां पर अपनों ने देखा कि संयुक्त कोश का निर्माण होता है और उसी संयुक्त कोश से बालक का विकास होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। अपनों ने बात की यहां पर कि 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं और जिनमें 22 जोड़े समान परंतु 23वां जोड़ा अलग होता है। अब ये जो 23 जोड़े होते हैं उनमें जो प्रत्येक गुणसूत्र है, प्रत्येक गुणसूत्र में असंख्य जीन्स होते हैं, असंख्य जीन होते हैं। किस प्रकार से होते हैं, ये इस प्रकार से प्रत्येक गुणसूत्र पर इस प्रकार से अनेक जीन्स होते हैं। अब ये जो जीन्स होते हैं ये किसके निर्धारक होते हैं, ये जीन्स जो है वो परंपरागत विशेषताओं को धारण किए हुए होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में जीन्स होते हैं, असंख्य जीन्स होते हैं और वो जीन्स ही किससे भरपूर होते हैं, परंपरागत विशेषताओं से। तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि जीन के द्वारा ही या जीन्स के द्वारा ही परंपरागत विशेषताएं, या फिर मैं यूं कह सकती हूं कि पूर्वजों के गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं।
तो प्रत्येक गुणसूत्र में जीन होते हैं, जीन परंपरागत विशेषताओं से पूरित होते हैं और ये परंपरागत विशेषताएं जीन्स के माध्यम से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाती है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद अपन बात करते हैं एक प्रश्न और की। तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि वास्तव में जो है वो वंशानुक्रम में या जो विशेषताओं के वाहक या गुणों के जो वाहक है वो कौन है। तो एक बार प्रश्न यूं पूछा गया, प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया कि पीढ़ी के गुणों के वास्तविक वाहक होते हैं। अब यहां पर विकल्प इस प्रकार से है कि गुणसूत्र होते हैं या जीन होते हैं या फिर दोनों नहीं होते या दोनों। यदि इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिले तो यहां पर मैं आपको बता देती हूं कि पीढ़ी के गुणों के वाहक गुणसूत्र होते हैं, यानी गुणसूत्रों के माध्यम से ही पीढ़ी दर पीढ़ी गुण हस्तांतरित होते हैं। परंतु यदि वास्तविक वाहक की बात कर ली जाए तो वास्तविक वाहक में अपनों ने अभी देखा कि प्रत्येक गुणसूत्र पर असंख्य जीन्स होते हैं और वो जो जीन होते हैं वो ही अपने अंदर पूर्वजों के गुण समाहित किए रहते हैं, तो उनके माध्यम से ही पीढ़ी दर पीढ़ी गुण हस्तांतरित होते हैं। तो वास्तविक की बात की जाए तो वास्तविक वाहक पीढ़ी के गुणों के न कि गुणसूत्र होते हैं बल्कि जीन्स होते हैं। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, जीन होगा। ठीक है, अब अपनों ने यूं देखा कि पीढ़ी के गुणों के वास्तविक वाहक कौन होते हैं, जीन। तो हम यूं कह सकते हैं सामान्य भाषा में यदि अपन समझे तो जीन जो होते हैं वो बस के समान है। आप अच्छे से समझ सकते हो। कोई भी मान लीजिए ट्रैवल जिसमें अपन करते हैं, चाहे ट्रेन ले लो चाहे कोई गाड़ी ले लो, ठीक है, तो उसके समान है। क्योंकि वे अपने साथ पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का हस्तांतरण करते हैं। अपन कह सकते हैं कि जीन्स ही होते हैं। जिस प्रकार से बस एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रियों को लेकर जाती है, उसी प्रकार से जीन है वो पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का हस्तांतरण करती है। तो यहाँ पर अपनों ने देखा कि जो वास्तविक वाहक है वो है जीन, गुणसूत्र न होकर जीन है। तो यहाँ पर अपन समझ सकते हैं कि अपनों ने जो बात की कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुण जाते कैसे हैं, तो वो जीन्स के माध्यम से चले जाते हैं। जीन्स कहाँ होते हैं, गुणसूत्रों पर होते हैं, और गुणसूत्र कहाँ होते हैं, संयुक्त कोश में होते हैं। तो संयुक्त कोश से ही किसका निर्माण होता है, मानव का या बालक का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहां पर अब अपन बात करते हैं आगे। अपनों ने अब संयुक्त रूप में यदि समझे, सीधी भाषा में यदि अपन समझे, तो देखिए एक संयुक्त कोश होता है, संयुक्त कोश या जायगोट, इससे मानव का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, इसमें दो उत्पादक कोशिकाएं मिलकर इसका निर्माण करती है। उत्पादक कोशिका, और वो उत्पादक कोशिका कौन कौन सी होती है, अंडाणु और शुक्राणु, यानी मातृकोशिका या पितृकोशिका। ठीक है, इन कोशिकाओं में क्या होते हैं, अनेक गुणसूत्र होते हैं।
गुणसूत्र होते हैं। और ये जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं? 23 23 23 23। और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? 23 23 जोड़े गुणसूत्र बनाते हैं। यहां पर अपनों ने क्या बात समझी? अपनों ने यहां पर यह बात समझी कि ये 23 मिलकर और ये 23 मिलकर क्या बन गए? 23 जोड़े हो गए। अब यहां पर जो है वो अपन देखते हैं कि समानता या असमानता। अब यहां पर जो 22 जोड़े होते हैं, 22 जोड़े, वो तो क्या होते हैं? समान होते हैं। जबकि 23वां जो जोड़ा होता है, 23वां होता है, वो क्या होता है? असमान। अर्थात ये क्या होता है? लिंग निर्धारक होता है। अब देखिए, अपनों ने यूं देखा कि 23 23 यानी टोटल कितने हुए? 46। यदि ये संख्या में 46 है तो बालक सामान्य होगा, यानी एक सामान्य बालक की उत्पत्ति होगी। मान लीजिए ये संख्या में कम या अधिक हो जाते हैं, तो इस अवस्था में जो बालक होंगे वो असामान्य बालक उत्पन्न होंगे, असामान्य बालक। अब उसमें असमानता किस प्रकार की होगी कि मान लीजिए कम हुआ, यानी 45 हुए, इनकी संख्या 45 हुई, तो फिर ये है वो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन देखते हैं आगे। तो यहां पर मान लीजिए कि एक कम हो या एक अधिक हो, तो किस प्रकार से बालक है वो प्रभावित होता है। तो यहां पर अपनों ने देखा कि एक कम और एक अधिक। यदि कम है, यदि अधिक है, तो किस प्रकार से बालक प्रभावित होंगे? तो यहां पर यदि कम है, यानी इनकी संख्या 45 हो जाती है, तो बालक है वो टर्नर सिंड्रोम बीमारी से ग्रसित होगा, बीमारी से ग्रसित होगा। और यदि इनकी संख्या अधिक हो जाती है तो डाउन्स सिंड्रोम बीमारी से बालक ग्रसित होगा। और इस प्रकार से ये बालक है वो सामान्य नहीं रह पाएंगे, असामान्य हो जाएंगे। सामान्य बालक तभी होगा जब उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या जैसे ही प्रभावित हुई उसी वैसे ही बालक भी प्रभावित हो जाता है। ठीक है, हाँ, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे। इस आधार पर, इस पूरी प्रक्रिया के आधार पर अपन क्या समझते हैं? अपन एक चीज इस निष्कर्ष पर, एक तो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि देखिए, जीन जो होते हैं वो बालक के वास्तविक निर्धारक होते हैं, वास्तविक निर्धारक होते हैं। एक चीज तो इस प्रक्रिया से अपनों ने ये चीज समझी। दूसरी बात अपनों ने क्या समझी कि बालक में पूर्वजों के जो मानसिक, अब यहां पर अपन शारीरिक या मानसिक एक चीज नहीं लेंगे, अपन दोनों लेंगे। क्या कि माता पिता के शारीरिक व मानसिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित जीन्स या जीन ही
करते हैं। बालक के वास्तविक निर्धारक जो हो गए वो जीन हो गए, और जीन ही क्या करते हैं कि माता पिता के जो मानसिक गुण है या शारीरिक गुण है या पूर्वजों की जो विशेषताएं हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित कौन करता है। अब मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आपको ये पूरी की पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। सबसे पहले तो अपनों ने देखा कि वंशानुक्रम होता क्या है। अपनों ने विभिन्न परिभाषाओं के माध्यम से इस चीज को समझा कि वंशानुक्रम सिर्फ इतनी सी बात है कि एक पीढ़ी के गुण दूसरी पीढ़ी में चले जाएं। अब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये गुण जाएंगे कैसे, किसके माध्यम से जाएंगे, तो जीन के माध्यम से जाएंगे। और किस प्रक्रिया द्वारा जाएंगे ये अपनों ने यहाँ पर पूरा का पूरा देख लिया है। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे वंशानुक्रम के सिद्धांतों की। वंशानुक्रम के संबंध में अनेक विद्वानों द्वारा अनेक सिद्धांत दिए हैं, उनमें अपन महत्वपूर्ण सिद्धांतों की बात करेंगे। तो अब अपन बात करते हैं वंशानुक्रम के सिद्धांत। तो वंशानुक्रम के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत ये क्या है। उपार्जित यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ने अर्जित किया, वो ही क्या कहलाएगा, उपार्जित या अर्जित गुण कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर कहते हैं कि असंचरण, संचरण का मतलब होता है हस्तांतरण या जाना, तो असंचरण ए का मतलब हुआ नहीं, और संचरण का मतलब जाना, यानी एक पीढ़ी के गुण दूसरी पीढ़ी के द्वारा अर्जित नहीं किया जाना, ये सिद्धांत है। अब इस सिद्धांत के जनक कौन है, इस सिद्धांत के जनक है वो वीसमैन नाम भी आता है, और इसके साथ साथ बीसमैन नाम भी आता है। यही है कि ये जो इंग्लिश में होता है वो एस को कभी जय बोल देते हैं, कभी स बोल देते हैं, तो इस प्रकार से इसके नाम में भ्रांति होती है। देखिए, इन्होंने यूं कहा कि एक पीढ़ी के गुण दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते, और कौन से नहीं जाते, वातावरण से अर्जित गुण है वो कभी भी हस्तांतरित नहीं होते, अर्थात हस्तांतरण उनका नहीं होता। अब ये इसके माध्यम से कैसे कहना चाहते हैं, अपन इनका सिद्धांत देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। इन्होंने एक प्रयोग किया था, किस पर किया, सफेद चूहों पर किया, सफेद चूहों पर प्रयोग किया। इन्होंने एक चूहा लिया, पहले एक चूहा लिया और उसकी पूंछ काट दी, ठीक है। अब उसकी पूंछ काट दी तो उसके बाद उस चूहे की जो संतान हुई उसकी भी उन्होंने पूंछ काट दी। पहले चूहे की पूंछ काटी, दूसरा जो चूहा इससे उत्पन्न हुआ उसकी भी पूंछ काटी। अब इसके बाद यानी ये होगी एक पीढ़ी, ये होगी दूसरी पीढ़ी, इसके बाद भी जो तीसरी पीढ़ी जन्म लेती है उसके भी पूंछ होती है, अर्थात वो जो तीसरी पीढ़ी का चूहा, तीसरी पीढ़ी का जो चूहा था वो बिना पूंछ का नहीं था, अर्थात एक पीढ़ी के वातावरण से अर्जित गुण दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते। यदि जाते तो देखिए, पहले चूहे की पूंछ काटी गई, उसके बाद जो था उनकी जो संतानें थी उनकी भी पूंछ काटी गई। तो इस प्रकार से क्रम से पूंछ काटते रहे कौन, वीजमैन।
फिर भी बाद की जो पीढ़ी आ रही थी, जन्म ले रही थी, उनकी पूंछ थी, उनकी पूंछ लुप्त नहीं हुई। तो लुप्त क्यों नहीं हुई? लुप्त नहीं हुई, इसका मतलब उपार्जित गुण यानी वातावरण से अर्जित गुणों का कभी भी हस्तांतरण नहीं होता। इस प्रकार से इन्होंने है वो लगभग 50 पीढ़ियों का अध्ययन किया था, लगभग 50 पीढ़ियों का, यानी चूहों की 50 पीढ़ियों का अध्ययन किया। और उसके बाद इन्होंने अध्ययन के माध्यम से ये पाया कि जितनी पीढ़ियों के मैंने पूंछ काटी थी, उनके बाद भी, इतनी पीढ़ियों की पूंछ काटने के बाद भी जो भी नई पीढ़ी जन्म ले रही थी, उसकी पूंछ कटी हुई नहीं थी, अर्थात तो उसकी पूंछ लुप्त नहीं हुई। तो यहाँ पर अपन इसको फिर से देख लेते हैं कि देखिए, पहला जो सिद्धांत है इस संबंध में, वो किसका सिद्धांत है? विसमैन या विसमैन का सिद्धांत है, ठीक है। और पहला सिद्धांत कौन सा है? उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत, असंचरण का सिद्धांत, ये पहला सिद्धांत है। ये सिद्धांत किसने दिया? ये सिद्धांत दिया विसमैन या बीजमैन, इन्होंने ये सिद्धांत दिया। इनका प्रयोग किस पर था? प्रयोग चूहों पर था, चूहों पर था। और चूहों की भी लगभग 50 पीढ़ियों पर अध्ययन किया था। और अध्ययन में इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला कि जो उपार्जित गुण होते हैं वो कभी भी पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित नहीं होते। ये जो भी बातें कही जा रही है वो सारी की सारी गलत है। इन्होंने ये सिद्ध कर दिया। किसने? विसमैन ने। इन्होंने यूं कहा कि भाई अगर एक पीढ़ी के चूहे की पूंछ काटी जाए, मान लीजिए कि एक पीढ़ी का लक्षण नहीं आता, दूसरी का आना चाहिए, तीसरी का आना चाहिए, यहाँ तो 50 पीढ़ियों की पूंछ काटने के बाद भी जो चूहा जन्म ले रहा है उसकी पूंछ है। तो इसका मतलब इसने जो वातावरण से गुण अर्जित किया, यानी इसकी जो पूंछ काटी गई, वो फिर बाद में लुप्त क्यों नहीं हुई? उसको लुप्त हो जाना चाहिए था, वो फिर से आ गई। इसका मतलब क्या है कि वातावरण से अर्जित जो भी गुण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित नहीं होते। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, और उसके बाद अपन बढ़ते हैं अगले सिद्धांत की तरफ, वातावरण के अगले सिद्धांत की तरफ। देखिए, सिद्धांत है ना, बड़े ही रुचिकर होते हैं, चाहे अधिगम के सिद्धांत ले लो, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, और ज्यादातर इनके जो प्रयोग है वो जानवरों पर ही है, पशुओं पर ही है। तो ये सिद्धांत है ना, वो टॉपिक को बहुत ही रुचिकर बना देते हैं। अब देखिए कितनी रुचिकर तरीके से इन्होंने बात कही है। प्रयोग किया चूहों की पीढ़ियों पर और कहे कि भाई पूंछ लुप्त नहीं हुई, तो इसका मतलब गुण हस्तांतरित होते ही नहीं है। ये सारी की सारी बातें गलत है। तो इस आधार पर इन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। उसके बाद अपन बात करते हैं अगले सिद्धांत की। अगला सिद्धांत क्या कह रहा है? अगला सिद्धांत है वो इसके विरोध स्वरूप आया या इसके विपरीत आया। दूसरा सिद्धांत कौन सा? उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत। पिछले सिद्धांत में अपनों ने क्या पढ़ा था? पिछले सिद्धांत में अपनों ने उपार्जित गुणों का असंचरण पढ़ा था, और अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? उपार्जित गुणों का संचरण। यहां पर उपार्जित यानी अर्जित गुणों का संचरण यानी हस्तांतरण होता है। ये बात किसने कही? ये बात कही लेमार्क महोदय ने। लेमार्क मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बात कही। और इनके जो समर्थक आए, इस सिद्धांत का समर्थन किया मैकडूगल ने किया। और मैकडूगल कौन है? मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत के जनक हैं, हम जानते हैं, ठीक है।
इनकी पुस्तक थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी और इन्होंने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत उसमें दिया था। और इसके साथ साथ यदि अपन मनोविज्ञान के इतिहास की बात करें तो चेतना को बुरा शब्द कहने वाले भी मैकडूगल प्रमुख विद्वान थे। तो इनका सिद्धांत भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है मनोविज्ञान में। तो इन्होंने मैकडूगल ने लेमार्क का समर्थन करते हुए यूं कहा कि जी उपार्जित गुण है वो संचरित होते हैं यानी हस्तांतरित होते हैं। लेमार्क ने भी एक प्रयोग किया और लेमार्क ने प्रयोग किस पर किया? यदि इनके प्रयोग की बात करें तो इन्होंने जिराफ पर प्रयोग किया। जिराफ पर प्रयोग किया। कैसे प्रयोग किया कि भाई जिराफ जो है, इन्होंने जिराफ का अध्ययन किया। किससे? पिछली पीढ़ियों से। तो इन्होंने अध्ययन करते हुए बताया कि जो जिराफ है उसकी मूल रूप में, जिराफ की मूलतः जो पीढ़ी है उसकी गर्दन लंबी नहीं थी, गर्दन लंबी नहीं थी। फिर क्या हुआ कि बाद में जिराफ है वो पेड़ों की पत्तियों को खाता था। तो वो पेड़ों की पत्तियों को मतलब खाने के लिए और यूं गर्दन ऊंची करता रहता था। और जैसे जैसे उसने गर्दन ऊंची करना शुरू की तो वैसे वैसे उसकी गर्दन धीरे धीरे लंबी होती गई। और ये जो गर्दन धीरे धीरे लंबी हुई, धीरे धीरे लंबी हुई, ये बाद में जाकर पूरी लंबी होगी। और यह गुण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने लगा, या इस गुण का हस्तांतरण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी होने लगा। और आज भी अपन देखते हैं कि जो भी जिराफ पैदा होते हैं उनकी गर्दन लंबी होती है। तो इस प्रकार से। और यदि अपन बात करें, देखिए वो मनुष्य शरीर की या विज्ञान की बात करें तो मनुष्य शरीर के संबंध में भी विज्ञान यूं कहता है कि मनुष्य पहले बंदर की तरह होता था और धीरे धीरे जिन जिन चीजों की आवश्यकता नहीं रही वो प्राय लुप्त होती गई। और बाद में आगे जो गुण पीढ़ियों ने अर्जित किए वो आगे की पीढ़ियों में हस्तांतरित होते गए। यहाँ तक कि एक विद्वान तो ये कहते हैं कि जिन चीजों की आवश्यकता नहीं होती वो लुप्त हो जाते हैं। कहते हैं कि ये जो हमारे नाखून होते हैं इनकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, बेचारे आते हैं और अपन हलाल कर देते हैं, इनको काट देते हैं। तो कि आने वाली पीढ़ियों में नाखून भी समाप्त हो जाएंगे। और जो अपन पलक झपकाते हैं तो उसके लिए भी यूं कहा जाता है कि पलक अपन झपकाते हैं तो उनका भी कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं है, ये भी किसी काम नहीं आती। तो ये भी आने वाली पीढ़ियों में लुप्त हो जाएगी। खैर वो तो अपन बाद में देखेंगे कि क्या होगा, परंतु अभी अपन देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत यानी अर्जित गुण, जो वातावरण से एक पीढ़ी गुण अर्जित करती है वो धीरे धीरे, देखिए ऐसा तो नहीं होता कि सामान्यतः जो पीढ़ी ने गुण अर्जित किए वो एकदम से और सारे के सारे गुण दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित हो जाए। बिल्कुल माता पिता जैसा बच्चा तो होता ही नहीं है। हाँ, कुछ कुछ गुण उसमें आ जाते हैं, चाहे वो शारीरिक। अब कुछ माता पिता को देखते ही और कुछ बच्चों को देखते ही और लोग बाग ये कह देते हैं कि तू उसका लड़का है क्या, यानी शारीरिक गुण अर्जित कर लेते हैं वो लोग। तो इस प्रकार से कुछ शारीरिक व मानसिक गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते जाते हैं। उनमें सभी गुण नहीं आते और कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो गुण आते हैं वो दिखाई नहीं देते। तो कहीं पर तो ये व्यवस्था प्रभाव डालती है और कहीं कहीं पर अप्रभावित भी होती है। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति में है वो अपने माता पिता के गुण होते हैं परंतु वो दिखाई नहीं देते, क्योंकि मानसिक रूप से किसी विशेष परिस्थिति में ही वो गुण प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार की स्थितियां भी देखी जाती है। तो यहाँ पर लेमार्क ने यूं कहा कि जो एक पीढ़ी वातावरण से गुण अर्जित करती है वो धीरे धीरे अन्य पीढ़ियों में आते जाते हैं, उसमें समय लगता है। और ये बात जब लेमार्क ने कही तो इस बात का समर्थन मैकडूगल ने किया और साथ साथ ये सिद्धांत जो है वो वंशानुक्रम का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। और इस सिद्धांत का जो समर्थन है वो मनोविज्ञान ने भी किया है। तो इसलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं अगले सिद्धांत की, अगले विद्वान की,
जिन्होंने अगला सिद्धांत दिया है। तो यहाँ पर अपनों ने 2 सिद्धांत पढ़ लिए हैं, उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत जो वीसमैन ने दिया है, और उसके बाद अपनों ने बात की है उपार्जित गुणों के संचरण के सिद्धांत की, जो लेमार्क ने दिया था। और उन्होंने कहा कि जो जिराफ है वो भोजन के लिए सदैव गर्दन ऊपर खींचता था, तो धीरे धीरे है वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें भी इस प्रकार के गुण आते गए। हाँ, उसके बाद बाल विकास में वंशानुक्रम से संबंधित यदि सिद्धांत की बात करें तो अगला जो सिद्धांत है वो है जैव सांख्यिकी का सिद्धांत। ये सिद्धांत किसने दिया? ये सिद्धांत दिया गाल्टन ने। अब ये जो गाल्टन द्वारा दिया गया सिद्धांत है जैव सांख्यिकी, इन्होंने यूं कहा, इन्होंने पूरा का पूरा, देखिए इन्होंने भी बहुत सी पीढ़ियों का पीढ़ी दर पीढ़ी इन्होंने भी अध्ययन किया। उन्होंने कैसे अध्ययन किया कि देखिए यहां पर एक माता पिता है, माता पिता है, ठीक है, उनकी एक संतान है, ठीक है। तो यहां पर यह संतान माता या पिता होती है, तो यहां पर भी माता पिता होते हैं। अब इनकी संतान, अब ये जो है वो इसका भी माता पिता होता है, माता पिता होता है, ठीक है। तो यहां पर ये माता पिता, ये माता पिता, इनकी संतान ये, इनकी संतान ये, अब इनसे इनके संयोग से संतान हुई, ठीक है। तो ये संतान भी क्या है? माता या पिता कुछ तो होगी। अब मान लो इनका लड़का है तो वो पिता, और लड़की है तो माता, तो यहां पर भी माता पिता हुए, ठीक है। तो ये जो है, तो यहां पर ये जो लड़की है इसके माता पिता तो ये हो गए, परंतु इसके माता पिता भी तो होंगे, माता पिता होंगे। अब इनके संयोग से भी एक संतान होगी, संतान होगी। इस प्रकार से इन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारों का अध्ययन किया था। इन्होंने किसका अध्ययन किया? परिवारों का, या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि इनका प्रयोग किस पर था? तो परिवारों पर प्रयोग इनका था। अब ये यूं कहते हैं कि ये जो संतान है, ये जो संतान है, इसमें 1/2 यानी आधे गुण तो आएंगे माता पिता के, और 1/2 सॉरी, यहां पर आधे गुण तो आएंगे माता के, और 1/2 यानी आधे गुण आएंगे पिता के। ये किसने कहा है? गाल्टन ने कहा है, याद रखिए, परिवारों पर अध्ययन किया, ठीक है। ये संतान है, इस संतान में उसके माता और उसके पिता के आधे आधे गुण संतान में आएंगे, ठीक है। अब इस संतान में अपने माता पिता की माता पिता, यानी ये जो माता पिता है इनके माता पिता ये हो गए और इनके माता पिता ये हो गए, अर्थात इस संतान के ये तो हो गए नाना नानी, नाना नानी हो गए, और ये कौन हो गए? दादा दादी हो गए, दादा दादी। अब यूं कहते हैं कि इस संतान में इन दोनों के जो गुण आएंगे वो आएंगे 1/4 भाग, 1/4, और इनके भी 1/4 यानी 1/4। इस प्रकार से 1/4 1/4 तो इनके इसमें आएंगे। क्यों? क्योंकि 1/4 1/4 मिलकर और इसमें जाएंगे तो ये इसके आधे हो गए, यानी इनके इसमें आधे आ गए, और फिर आधे इसमें से भी आधे इसमें आए, अर्थात यहां से 1/4 चौथाई भाग संतान में आता है। दूसरी पीढ़ी कम होता जाता है। उसी प्रकार से यदि अपन ने इनके माता पिता की भी बात करें, इनके माता पिता की भी बात करें, इन दोनों की बात करें, इन दोनों की,
तो ये कितने हो जाते हैं, ये 1/8 भाग हो जाते हैं, 1/8 1/8, और ये भी 1/8 1/8। ठीक है। अब ये जो 1/8 है वो इसके लिए तो 8वां भाग है, परंतु इनके लिए क्या होगा, इनके लिए 1/2 1/2। ठीक है। फिर इनके है वो इसमें 1/4 1/4 होंगे और यहां पर 1/8 होंगे। इस प्रकार से इन्होंने परिवार का अध्ययन किया और इन्होंने भी कहा कि देखिए जैविक सांख्यिकी का मतलब है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाती है, मतलब पहली पीढ़ी है तो आधे गुण, फिर अगली पीढ़ी है, माता पिता यही रख लो, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, समझ लो, या फिर अपन इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। दूसरे तरीके से कैसे समझते हैं, गाल्टन ने कहा है, देखिए ये माता पिता है, ये माता पिता, ठीक है, मान लीजिए ये दादा दादी है या नाना नानी है, कोई भी है, ठीक है, इनके संयोग से जो संतान हुई उसमें इन दोनों के 1/2 भाग गुण आएंगे, इसके भी आते और इसके भी आएंगे। अब इसके बाद इसकी जो संतान हुई उसमें इसके तो आधे आ जाएंगे और इसके 1/4 भाग आ जाएंगे। ठीक है। अब इसकी भी संतान हुई तो इसकी संतान में इसके तो 1/2 भाग आ जाएंगे, यानी आधे आ जाएंगे, इसके 1/4 भाग आ जाएंगे और इसके 1/8 भाग आ जाएंगे। इस प्रकार से यानी इन माता पिता का ये 1 पीढ़ी हुई, ये 2 पीढ़ी हुई, सॉरी पीढ़ी तो ये हुई 1 2 3, यानी तीसरी पीढ़ी में ये जो माता पिता है उनके 8वें भाग के गुण ही जाते हैं। सीधी की सीधी बात इतनी सी। इन्होंने किसने सिद्धांत दिया, गाल्टन ने जैव सांख्यिकी का मतलब है कि जैविक गुण, और जैविक गुण संख्या दर संख्या यानी पीढ़ी दर पीढ़ी है वो कम होते जाते हैं। अब ये माता पिता अपना यहाँ पर 1/8 है, यानी 8वें भाग ये गुण दे पाएंगे, जबकि आगे से आगे अब इनमें और कौन से गुण शामिल होंगे, अगर और गुणों को यदि अपन देखें तो अब माता पिता के इसमें तो 1/8 भाग है और यहां से 1/2 है, तो इसमें जो और गुण शामिल होंगे यानी आधा है, ये तो 8वां ही है, ये आधा है, तो और ये जो देंगे ये खुद से जो अर्जित कर रहे हैं, खुद से वातावरण से अर्जित कर रहे हैं, उसका थोड़ा सा अंश उसमें चला जाएगा। तो कुछ तो अपने माता पिता का इसको दे देंगे, ठीक है, ये कुछ तो अपने माता पिता का इसको दे देंगे और खुद का कुछ अंश भी इनको दे देंगे। इस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का हस्तांतरण होता है। तो यहाँ पर अपनों ने ये जैव सांख्यिकी का सिद्धांत देखा, ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए अगर लेना चाहते हैं तो, उसके बाद अपन इनसे संबंधित भी कुछ बात करते हैं। हाँ, एक बात और बता देती हूँ कि जैव सांख्यिकी का नाम आ गया तो यहाँ पर इन्होंने कोशिकाओं का अध्ययन भी किया था कि कोशिकाएं किस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का हस्तांतरण करती है, और किसके माध्यम से किया था, तो परिवारों के अध्ययन के माध्यम से किया था। यहाँ पर ये चीज भी अपन समझ चुके हैं, ये चीज भी अपन देख चुके हैं। तो विभिन्न परिवारों के अध्ययन से और पीढ़ी दर पीढ़ी जिस प्रकार से गुण जाते हैं उनका पता किसने लगाया था, गाल्टन ने लगाया था। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं। एक बात और देख लेते हैं अपन, गाल्टन ने ये सिद्धांत दिया कहां, तो अपनी पुस्तक में दिया था। और अपनी पुस्तक कौन सी थी इनकी, तो इनकी पुस्तक थी हेरिडिटरी जीनियस। हेरिडिटरी जीनियस, ये इनकी पुस्तक का नाम था। इस पुस्तक में और इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। तो अपनों ने
तीसरा जो सिद्धांत है वो किसका पढ़ा है, जैव सांख्यिकी का पढ़ा है। और जैव सांख्यिकी के सिद्धांत के जनक कौन है, गाल्टन है। और इन्होंने इस सिद्धांत को किस पुस्तक में दिया, तो हेरिडिटरी जीनियस नामक पुस्तक में दिया। तो आज की क्लास में अपनों ने क्या देखा, देखिए आज की क्लास में अपनों ने जो चीजें देखी, पहली बात तो अपनों ने देखा कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का हस्तांतरण होता किस प्रकार से है। एक तो चीज अपनों ने ये देखी, किस प्रक्रिया द्वारा गुणों का हस्तांतरण होता है। उसके बाद अपनों ने देखे बाल विकास के सिद्धांत। और इस क्लास में अपनों ने कुल 3 सिद्धांत देखे हैं। और 3 सिद्धांत कौन कौन से, एक तो उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत किसने दिया, असंचरण का सिद्धांत विजमैन ने। उसके बाद संचरण का सिद्धांत लेमार्क ने दिया, ठीक है। असंचरण यानी अहस्तांतरित और संचरण यानी हस्तांतरित। उसके बाद तीसरा किसका पढ़ा, जैव सांख्यिकी का सिद्धांत किसने दिया, गाल्टन ने दिया। कौन सी पुस्तक में दिया, हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक में दिया। किसके अध्ययन के आधार पर दिया, तो विभिन्न परिवारों के आधार पर दिया। इन्होंने क्या किया, कोशिकाएं किस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का हस्तांतरण करती है और कितनी मात्रा में करती है, उन सभी चीजों के बारे में इन्होंने बताया। तो यहाँ पर आज की क्लास में अपनों ने जो चीजें देखी हैं वो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। और उसके बाद वंशानुक्रम से ही कुछ महत्वपूर्ण चीजें, जैसे उसके नियम हो गए, एक आधा सिद्धांत भी और बचा हुआ है, तो वो भी अपन देखेंगे, परंतु अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।